साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति में सभी वर्गों को साधने का लगातार प्रयास चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर 24 की सत्ता को हासिल करना है तो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, तो यहां बीजेपी एक नई नीति पर चल रही है। वो नीति है मिशन पसमांडा। मिशन पसमांडा को लेकर बीजेपी लगातार सम्मेलन भी करती है और सम्मेलन के माध्यम से संदेश देती है कि हम आपके साथ हैं, आपके विकास को करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं आपको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए। भाई, कारण यह है कि अगर 24 चुनाव जीतना है तो सभी वर्गों के साथ यहाँ पर मुस्लिम वर्ग का सहयोग भी जरूरी है। वो मुस्लिम वर्ग जो कभी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक होता था, वो मुस्लिम वर्ग जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक है, क्योंकि अभी जो 22 चुनाव हुआ था वहां पर मैं देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी को 36% से ज्यादा वोट मिले थे, वो स्पष्ट कर रहे थे कि मुस्लिम वर्ग ने उनको खुलकर वोट दिया है, एक तरफा वोट दिया है। हालांकि बीजेपी तमाम तरह से कह रही थी कि मुस्लिम वर्गों ने हमको भी वोट दिया है, हमारे साथ भी आए हैं। खासतौर से 3 तलाक कानून के बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ग की महिलाएं समझ चुकी हैं कि उनका हित बीजेपी में ही सुरक्षित है। अब बीजेपी में हित सुरक्षित है या नहीं है वो मुस्लिम वर्ग बेहतर तरीके से जानता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। खैर, यहाँ पर निकाय चुनाव हुआ। निकाय चुनाव के दौरान भी खुलकर यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए, लोग जीत कर भी आए और सबको बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करने का मौका मिला और व्यवस्थाओं को चलाने का मौका मिला। खैर, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय में सम्मेलन भी होते हैं और पसमांडा वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए लगातार रणनीति भी बन रही है। बीजेपी रणनीति बनाती रहती है तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने फ्रंटल संगठनों को विस्तार करने में लगी हुई है। आज भी 3 सूची आई है और बड़े नाम यहां पर शामिल किए गए हैं और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है 24 के चुनाव को देखते हुए। अखिलेश यादव लगातार सक्रिय है और समाजवादी पार्टी को लगातार वो मथ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए किस काम का है, किस तरह किसको क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खैर, अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव भी यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट वर्ग की बात करें तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं लग रहा है, पर ओबीसी वोट वर्ग के लगातार वो कसम में लगे हुए हैं, कबायर में लगे हुए हैं। कबायर का सिलसिला ऐसा है कि 100% मौर्य तमाम तरह के बयान देते रहे, पर उन्होंने उनको कुछ ऐसा भी दिशा निर्देश नहीं दिया कि ये नुकसान हो सकता है। पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि दलितों की बात करते हैं, बसपा संस्थापक काशीराम की मूर्ति भी लगाई और दलित वर्ग को अपने पाले में करने के लिए लगातार प्रयास भी करते नजर आए। कारण 24 चुनाव, कारण सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी और कारण यहां पर INDIA यानी विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करने की कवायद। तो वहीं एनडीए भी यहां पर लगी हुई है और लगातार तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से यहां पर एक नई दिशा, नई रूपरेखा तैयार करने में लगी हुई है। और यहां पर फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसको अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह की नीति बनाई जा रही है। और इस समय जानकारी मिल रही है कि पसमांडा स्नेह यात्रा निकाली जाएगी 27 जुलाई यानी कल से शुरू होगी और कल भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। उसकी तारीख पर यहाँ पर वो यात्रा की शुरुआत होगी। हालांकि अगर बात करें तो पूरी तरह से शुरुआत 1 अगस्त तो होगी गाजियाबाद में और वहाँ से उत्तर प्रदेश के अलावा 25 जिलों में यात्रा घूमेगी। कारण क्या है? जो 25 जिलों की बात कर रहे हैं ये वही जिले हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान की उम्मीद है। ये वही जिले हैं जहां पर बीजेपी को लगता है कि हमें नुकसान हो सकता है। ये वही लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी को लगता है कि हम मजबूत नहीं है। ये वही लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी असमंजस में है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट वर्ग ज्यादा है और वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया आता है जहां RLD भी पूरी मजबूती के साथ उनके विजय अभियान को रोकने के लिए तैयार खड़ी है। अब यहां पर किसको कितनी सफलता मिलेगी वो तो 24 चुनाव के परिणाम बताएंगे। पर चूंकि अगर चुनाव लड़ना है तो संगठन जरूरी है, मजबूती जरूरी है, रणनीति जरूरी है और यहां पर वोट वर्ग को पाले में करने का प्रयास भी जरूरी है। अब यहां पर पसमांडा स्नेह यात्रा के माध्यम से पसमांडा समाज को अपने पाले में करने की बीजेपी की कवायद कहां तक सफल होगी ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह बात पसमांडा की होती है, मुस्लिम वर्ग की होती है, पर अगर बात करें
तमाम ऐसे उनके मंत्रियों और तमाम नेताओं के बयान ऐसे आए जिसमें स्पष्ट कहा है कि हम बात तो मुस्लिम वर्ग को अपने साथ करने की बोलते हैं, पर कई बार उनके विरोध में बोल जाते हैं। ऐसा विरोध जो किसी के कान से जाता है और सीधा हृदय में छुपता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तमाम तरह के बयान ऐसे आए हैं, हृदय को भेदने वाले बयान। और जब हृदय को भेदने वाले बयान आप सुन चुकेंगे तो शायद आपको ऐसी तमाम यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर चूंकि व्यवस्थाएं हैं, चर्चाएं हैं, शुरुआत है, रणनीति है, कवायद है, तो यहाँ पर तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और कौन वोट वर्ग कब किसके साथ चला जाए ये भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 24 चुनाव है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की तो वहाँ पर मुस्लिम वर्ग ने वहाँ पर वोट दिया, और मुस्लिम वर्ग यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बीजेपी 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, कहाँ तक कांग्रेस के साथ जाएगा, क्या सपा के साथ जाएगा, या बीजेपी के साथ पसमानदा समाज चला जाएगा, ये फिलहाल जो फैसला है वो ये वर्ग ही करेगा कि वो किसके साथ जाएगा। पर चूंकि नीति है, जरूरी है, बूथ स्तर पर जरूरी है, संगठन स्तर पर जरूरी है, रणनीति भी जरूरी है, और यहाँ पर लोकतंत्र भी जरूरी है, जनता का अधिकार भी जरूरी है, तो जनता का मौलिक अधिकार भी जरूरी है, जनता के मुद्दे भी जरूरी है, तो जनता के लिए संघर्ष भी जरूरी है। पर संघर्ष हो ना हो, पर चुनाव यहाँ पर जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष के लिए जरूरत नहीं है, समय नहीं है नेताओं के पास, पर हाँ रणनीति के लिए और कवायद के लिए और संघर्ष को छोड़ अपने स्वार्थ के लिए सबके पास समय है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पे महत्वपूर्ण बयान सुन लेते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जब चुनाव आया है तब भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा समाज की याद आ रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जिला कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में एक भी पसमानदा समाज के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित जैसी बहुमत की भाजपा सरकारों में एक भी मंत्री पसमानदा समाज का नहीं। और जितनी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई उनमें पसमानदा समाज के लोग मारे गए, और उन मॉब लिंचिंग करने वालों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाकर स्वागत किया। ये सच्चाई है इनके पसमानदा प्रेम की। और आज जब वोट लेने की समय है तो ये पसमानदा यात्रा का दिखावा कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और चर्चा विषय यहाँ पर पसमानदा मुसलमान क्या बीजेपी का करेगा कल्याण, बीजेपी का पसमानदा प्लान क्या साथ आएंगे भाईजान। अब इस यहाँ पर स्नेह यात्रा का क्या स्नेह बरसेगा, और इस स्नेह से कितने लोग आच्छादित होंगे, इस स्नेह का क्या प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी के साथ कितना पसमानदा मुसलमान साथ आएगा 24 के चुनाव में, यही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की डिबेट का, और यही चर्चा है आज की डिबेट की कि अगर यहाँ पर स्नेह यात्रा निकाली जा रही है तो उससे पहले तमाम तरह के ऐसे काम हैं जो मुस्लिम वर्ग के लिए अब भी होने बाकी हैं। अब भी तमाम ऐसे काम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आज भी ये वर्ग साक्षरता के लिए तरस रहा है, न सरकारें ध्यान देती हैं, न व्यवस्थाएं ध्यान देती हैं। सत्ता पक्ष आने के बाद भूल जाता है, विपक्ष जाने के बाद भूल जाता है। याद रखता है तो ये वर्ग खुद को, और शायद हम जैसे खबरन 20-20 वर्ग को याद करते रहते हैं जब इस वर्ग की बात की जाती है। पर जहाँ पर बात करने की बात है तो हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे। और यहाँ पर अगर जिस तरह से बीजेपी का प्लान बन रहा है तो वहाँ पर दूसरी तरफ और लोग भी लगातार प्लान बना रहे हैं। अखिलेश यादव मैंगो पार्टी भी कर चुके हैं मुस्लिम वर्ग के साथ, जिसमें उनके प्रमुख नेता आजम खां भी शामिल हुए थे। इसके अलावा बीजेपी पसमानदा सम्मेलन भी करा चुकी है। आरएलडी हालांकि यहाँ पर अलग नीति के तहत किसानों को एकजुट करने में लगी हुई है, और आरएलडी का ये मंसूबा कितना आने वाले समय में पूरा होगा ये आरएलडी भी जानती है, और शायद हम भी जानते हैं कि जिस तरह से अभी हाल में ही जो स्वाटाना में चुनाव हुआ था वहाँ पर आरएलडी प्रचार करने नहीं गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं तो आम हुई थी कि शायद भटकाव हो गया। पर जिस तरह से जयंत चौधरी अभी हाल में ही बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो गलतफहमियों और चर्चाएं चल रही हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो केवल चर्चा है, और भ्रम फैलाया जा रहा है कि शायद जयंत चौधरी कहीं और जा सकते हैं, खीर खा सकते हैं। पर ना यहाँ पर खीर खाने की बात चल रही है और ना कहीं यहाँ पर फिलहाल अलग जाने की बात चल रही है। पर चूंकि यहाँ पर मामला पसमानदा समाज का है, व्यवस्थाओं का है, तो यहाँ पर समझना भी पड़ेगा, क्योंकि समाज को अगर आगे बढ़ा और अगर आना है तो किस तरह आना है, और समाज उनको कितना यहाँ साथ देगा, ये भी महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का है। और इसको लेकर लगातार व्यवस्थाओं का दौर जारी है। बीजेपी चाय पे चर्चा, टिफिन पर चर्चा, प्रेस वार्ताओं के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने के माध्यम से
जनसंपर्क अभियान के माध्यम से अपनी रणनीति को लगातार पुख्ता कर रही है, अपनी जमीनी आधार तय कर रही है और बता रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हालांकि 80 सीटों का सिलसिला 19 में रुक गया था। अगर हम बात करें 14 चुनाव के परिणाम की तो 71 सीटें आई थी, तो वहीं अगर बात करें हम 19 के परिणाम की तो वहाँ पर महज 64 सीटें आई थी और 2 सीटें अगर मान लें अपना 66 सीटें वहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पसमांडा समाज को लेकर बीजेपी इतना उत्साहित क्यों है, और उत्साहित है तो बीजेपी को क्या आधार लगता है कि ये समाज इनके साथ आएगा। क्योंकि विपक्षी दल लगातार बोलते हैं कि बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो मुस्लिम विरोधी है। सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं सरकार पर कि ये जो पार्टी है ये मुस्लिम की विरोधी पार्टी है, ये मुस्लिम वर्ग को पसंद नहीं करती है और लगातार इनकी कार्रवाई और यहाँ पर जो कार्रवाई है वो इसी के पक्ष में रहेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने वाली हैं। आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा, ये पसमांडा समाज भी जानता है और शायद बीजेपी भी जानती है। यहाँ पर किस स्थिति से क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। यहाँ किस स्थिति से क्या कुछ घटित होगा किसी को नहीं पता है। पर चूंकि 24 चुनाव है, इसे 24 चुनाव को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाओं का दौर जारी है और दौर इस तरह जारी है कि सभी इस समाज पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं 24 के चुनाव को देखते हुए और अपनी वोट के लिए देखते हुए। महत्वपूर्ण चर्चा में से है मेहमान जुड़ चुके हैं रूबरू कारू। प्रवक्ता भाजपा से सपात हुसैन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी बात रखेंगे, इस्लामिक स्कॉलर के रूप में अजरा मोमिन अपनी बेबाक राय यहाँ पर देंगी और प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में यहाँ पर दयाराम भार्गव अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा बीजेपी से। सवाल भाई क्या बात है, फिर पसमांडा समाज याद आ गया? चुनाव में याद आता है क्या केवल? मैं पूछ रहा हूँ, नाराज मत होइए, मुस्कुराइए मत, क्यों आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ये बार बार याद क्यों आ जाता है भाई? कभी सम्मेलन, कभी व्यवस्थाएं, कभी सोच, कभी अलग अलग कानून की बात, कभी निकाय चुनाव में लड़ाने की बात। भाई निकाय चुनाव में तो बहुत अच्छे आपने इस बार प्रत्याशी उतारे और जीत कर भी आए, बड़ी खुशी की बात है। पर ना जाने क्यों मेरा मन थोड़ा सा संशय पड़ जाता है जब मैं उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल देखता हूँ तो एक ही नजर आता है, वो भी राज्य मंत्री, और जब मैं केंद्र में चला जाता हूँ तो वहां पर कोई नजर नहीं आता, एक भी नहीं। तो समझ नहीं पाता हूँ ये प्रेम है कि सोच है कि स्वार्थ है। जवाब आपको देना है। देखिए गौरव जी, आपके चैनल पे सभी को मेरा नमस्कार। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये बेचैनी है, ये आपकी भी बेचैनी है और सपा बसपा और कांग्रेस की भी बेचैनी है, क्योंकि ये एक अजूबा हो रहा है भारत के अंदर। जो लोगों को, इन दलों को विश्वास नहीं था कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकता है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान जुड़ रहा है तो मीडिया के लोगों में भी बेचैनी बढ़ रही है और सपा बसपा की तो नींदें हराम है, क्योंकि अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, किनके उस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितनी नफरत थी वो सबका साथ और सबका विकास ने उस चीज को खत्म कर दिया। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में हमने पसमानदा मुसलमानों को 331 टिकट उत्तर प्रदेश में दिए, जिसमें जीत कर भी आए, ये सभी जानते हैं। और अब आप देखिए, आपने बात की कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री, चूंकि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी 22 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ मुसलमान है और 6 करोड़ में 85% उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमान, और पसमानदा मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी की है। तो हमने ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लेक्स तैयार हुआ है उसका यहाँ पर उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं और उद्घाटन कर दिया है और यहाँ पर अब संबोधन पीएम मोदी का शुरू होने जा रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहाँ पर ITPO का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और यहाँ पर फिलहाल संबोधन के लिए तैयार है। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली से। सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से नजर आ रही हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ITBPO के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम है जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा 2700 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, उसको प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कराया जा रहा है
आपको सीधा बताता चाहूँगा कि यहाँ पर हम कुछ समय बाद सीधे आपको ले चलेंगे प्रगति मैदान, और सीधे हम चलते हैं प्रगति मैदान जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देते नजर आ रहे हैं। उनका साधुवाद करता हूं। आज सुबह मुझे इन सभी श्रमजीवियों से मिलने का मौका मिला था। हमारे इन श्रमिक साथियों को सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज उनकी मेहनत देख पूरा भारत विस्मित है, भारत चकित है। मैं राजधानी दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां देश के कोने कोने से अतिथि आए हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो करोड़ों लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन वैसे भी हर देशवासी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, भारत मंडपम के इस नाम के पीछे, और जैसा अभी पीयूष जी ने बताया, भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम की प्रेरणा है। अनुभव मंडपम यानी वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति। अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति, अभिमत। आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, आज पूरी दुनिया
इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं। ऐसे में भारत में देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर होना बहुत ही जरूरी था। यहां जो व्यवस्था थी, जो हॉल थे, वो कई दशक पहले यहां बने थे। पिछली शताब्दी की वो पुरानी व्यवस्था 21वीं सदी के भारत के साथ कदम ताल नहीं कर पा रही थी। 21वीं सदी के भारत में हमें 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला निर्माण करना ही होगा। इसलिए ये भव्य निर्माण, ये भारत मंडपम आज मेरे देशवासियों के सामने है, आपके सामने है। भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप्स की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बनेगा। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है। और भारत मंडपम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का प्रतिबिंब बनेगा। यानी इकोनॉमी से इकोलॉजी तक, ट्रेड से टेक्नोलॉजी तक, ऐसे हर आयोजन के लिए ये विशाल परिश्रम और ये विशाल परिसर, ये भारत मंडपम बहुत बड़ा मंच बनेगा। साथियों, भारत मंडपम जैसी इस व्यवस्था का निर्माण कई दशक पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कार्य काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए हैं। और हम देखें, दुनिया में किसी देश में अगर एक ओलंपिक समिट होता है, पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एकदम से बदल जाता है। आज के विश्व में इन चीजों का महात्म्य बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है। और ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं जो कुछ न कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। लेकिन अब यह सुंदर परिसर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। दरअसल कुछ लोगों की फितरत होती है
हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेगटी विमान में आईटीपीओ के बड़े कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से उद्घाटन किया और निश्चित रूप से एक बड़ी चीज़ यहाँ पर देशवासियों को मिली है। इस दौरान उन्होंने जो श्रमिक हैं जिन्होंने वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है, बड़ा बड़ा क्षेत्र बनाया है, उसकी यहाँ पर तारीफ भी की है, उनका आभार भी जताया है। और निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात ये देश के लोगों को मिली है। आईटीबीपीओ का बड़ा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर उद्घाटन किया गया और निश्चित रूप से इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई चीज, एक नई व्यवस्था देश को दी है। 2700 करोड़ की लागत से ये सेंटर बना है आईटीबीपीओ, जो कि बड़ा यहाँ पर लाभ, बड़ी सौगात हमारे देश के लोगों को दी गई है। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से तमाम जो चीज़ें हैं वो और बेहतर होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम, एक अलग नाम रखा गया है। नए आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स का नाम भारत मंडपम। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक टिकट और सिक्का भी इस दौरान जारी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम बड़े नाम इस दौरान मौजूद रहे, चाहे हम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, और चाहे अभिनेता आमिर खान की बात करें, वो भी इस कार्यक्रम में आए थे। और एक आईटीबीपीओ के कॉम्प्लेक्स यानी भारत मंडपम की यहाँ शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। और इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की भी बधाई आज के दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक बताया है। और उन्होंने कहा था कि कारगिल विजय दिवस बताता है कि दुश्मन कितना भी दुस्साहस दिखाए पर उसे माँ भारती के बेटे बेटियों ने अपने आगे परास्त कर दिया था। और कारगिल में जिस तरह से जीत दर्ज की थी वो इतिहास है कि दुश्मन कितना भी अपने आप को मजबूत समझे पर भारत जब भी उनका खिलाफ करेगा, लड़ाई करेगा, तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और भारत ने हमेशा तमाम युद्धों में दिखा दिया है कि एक एक वीर कईयों पर भारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उन्होंने एक बड़ा भारत मंडपम का यहाँ पर उद्घाटन किया है और लगभग 123 एकड़ के भूभाग में बने यह परिसर देश को समर्पित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगले महीने वाले सितंबर में होने वाली G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी भी ये भारत मंडपम करेगा। तो यहाँ पर हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीबीपीओ का यहाँ पर उद्घाटन किया, सिक्का भी जारी किया, स्मारक भी जारी किया और तमाम बड़े नाम यहाँ पर रहे। और निश्चित रूप से एक अलग शुरुआत हमारे देश में हुई है, एक अलग चीज़ यहाँ देशवासियों को लोग सौंपी गई है। और निश्चित रूप से एक अलग पहल यहाँ पर हमारे देश के लिए है, क्योंकि यहाँ पर भारत मंडपम के जो नाम से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है कॉम्प्लेक्स का, एक नई दिशा तय करेगा व्यापार क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार किया गया है उसके माध्यम से यहाँ पर देशवासियों के लिए तमाम तरह की एक नए नए जो इतिहास है वो भी बनाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यापार के क्षेत्र में जिसमें लगातार केंद्र सरकार लगी हुई है, मोदी सरकार लगी हुई है बेहतर करने के लिए। और आपको हम दोबारा प्राइम डिबेट की तरफ ले चलते हैं और यहाँ प्राइम डिबेट के माध्यम से फिर उसी जो हम चर्चा रखे हुए थे, पसमानदा करेगा क्या बीजेपी का कल्याण, और इसी महत्वपूर्ण चर्चा पे हम दोबारा लौटते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी का दोबारा जुड़ने के बहुत धन्यवाद और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सफार हुसैन अपनी बात पूरी करिए, फिर बाकी मेहमानों को लेता हूँ। जी सफार भाई। जी, तो मैं ये कह रहा था जी कि आपने देखा जी कि उत्तर प्रदेश में जी जो हमारे मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण दानिश आजाद जी पसमानदा और किस तरह से वो मेहनत कर आज जो स्नेह यात्रा है वो पसमानदा मुसलमान स्वयं निकाल रहे हैं। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो भी पसमानदा समाज से आते हैं। और इस पर पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने का मैं एक और बता दूं, भारत में जो कन्वर्टेड मुसलमान, जो 85% आबादी, ये पसमानदा मुसलमान भारत के कन्वर्टेड मुसलमान। तो आप कन्वर्टेड मुसलमानों को देख रहे हैं, मुसलमानों को नहीं देख रहे हैं। भाई अपने भाई को ही तो देखेगा। अच्छा, भाई अपने भाई को देखेगा, भाई अपने भाई को ही तो देखेगा। अच्छा। अब ये सऊदीया से बसे हुए, अफगानिस्तान से बसे हुए लोगों के लिए रोहिंग्या को थोड़ी ना देखेंगे, रोहिंग्या को नहीं देखेंगे ना। रोहिंग्या को नहीं देखेंगे, रोहिंग्या को नहीं देखेंगे ना। अच्छा, वो मुसलमान नहीं है क्या?
देखिए वो रोंगिया हैं अच्छा। और भारत में घुसपैठ करके आए हैं। अच्छा और घुसपैठिया भारत का निवासी नहीं हो सकता, इसलिए एनआरसी बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, एनआरसी बोला रहे हो। अब ऐसा ना हो जी। एनआरसी आएगा फिर बवाल होगा, फिर जो है गाड़ियां जलाई बवाल जाएंगी। बवाल करने वाले बंद हो गए। बंद हो गए? और दूसरी चीज मैं बता दूं, अच्छा मुसलमानों के दुश्मन सपा बसपा और कांग्रेसी नहीं थे। अच्छा। आप देखिए जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, जो इस देश में फतवा गैंग था, अच्छा जो मुसलमानों को भड़काने का काम करता था और पैसा लेकर फतवा जारी करता था, अच्छा। वो सारे के सारे अपने बिल में घुस गए। अच्छा अच्छा और आप ये देखिए, आप अच्छा। इतनी बड़ी उपलब्धि अभी आप, अच्छा। सपा भाई कहीं चले गए क्या आप? तो देश जी। किस दिशा में जा रहा है, अच्छा अच्छा किस दिशा में जा रहा है। अच्छा। और सपा बसपा और कांग्रेस के सीने पर जो सांप सांप लौट रहे हैं। देखिएगा आप कि चलिए। उत्तर प्रदेश में जिस वक्त 80 सीटें निकलेंगी, चले ठीक है। सवाल पे एक सवाल मेरा ले उस लीजिए। वक्त आप इन लोगों अच्छा, केंद्र में कब किसी चेहरे मुस्लिम देखें। चेहरे को यहाँ पर कुछ जगह देंगे? केंद्र में केंद्र में बहुत जल्दी आपको एक मुस्लिम मंत्री मिलेगा, वो भी पसमानदा एक ही समाज क्यों का। रखते हैं? एक क्यों रखते हैं भाई? एक क्यों रखते हैं? जी एक क्यों रखते हैं? एक उत्तर प्रदेश में एक, केंद्र में एक, ये क्या बात है? एक देखिए, ही बार हाँ मैं आपको बता दीजिए। खलीफा जो मुस्लिम समाज में खलीफा एक ही होता है। अच्छा, खलीफा एक ही होता है, क्या बात है। तो एक दो नहीं खलीफा रख होते। लेते हैं आप हाँ। लोग, हैं? अच्छा, चले ठीक है। बिल्कुल हम खलीफा बे पांडे आपके जो सब सारे चले मुसलमानों पूछ को लेता लेके हूं, चलता हो गया हो गया। बे पांडे आपके सीने पे सांप लौटते पता नहीं चलता क्या आपको? ये मुझे भी आज ही पता चला है। अच्छा देखो अच्छा। अब जहर की राजनीति करने वाले जहर भरे विषधारियों की ही बात कर सकते हैं। अच्छा। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे भी आज ही पता चला कि सांप डोल रहा है और ये सांप को रोकने का इंतजाम भी नहीं कर पा रहे, बीन बजाए जा रहे हैं। अच्छा। मतलब इस तरह के भाई ये तो चलिए साफ हो गया कि इनकी जबान पे सांप जहर, इसके अलावा कोई बात दूसरी नहीं आ सकती है। तो चलिए इसके लिए शाफत भाई को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ और अपनी बातों का अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की आजादी चाहूंगा। देखिए ये तो चलिए बिल्कुल आजादी है, पूरी आजादी है। अरे आपसे आजादी नहीं मांग रहे यही भाई। तो भारत की विशेषता है। अरे अच्छा। यही थोड़ी सी आजादी इंडिया के ऊपर जो मणिपुर के लिए चर्चा करना चाह रहे हैं, वहां भी सदन में भी दे दीजिए भाई। वहां पसमानदा पे आइए, पसमानदा पे आइए, स्थगन करवाते जा रहे हैं, ये मुद्दे अच्छी पे आइए, बात है। मुद्दे अब मुद्दे समझ- से भटकने का काम ना अब करें। दीजिए, आप ही एंकर कौन है भाई? मुझे पहले कोई एंकर मैं हूँ स्पष्ट भाई। कर दे। गोपाल भाई मुद्दे से भटक- आप आजादी मत दीजिए, आजादी कर मुद्दे से दूंगा। भटकिए मत। थोड़ा सा काम रहने दीजिए। यहाँ पर सदन नहीं है, यहाँ सदन नहीं है, थोड़ा यहाँ पर मेरा कमांड है। मैं तो जी। ये तो कहना मुद्दे से ना चाहूंगा भटके भाई, जी जी मैं तो जी। ये कहना चाहूंगा जनता को भटकाए ना। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कन्वर्टेड मुस्लिम और मुस्लिम, मतलब ये भी आज एक व्याख्या सामने आ गई। चलिए ठीक है, मैं हम तो सीख रहे हैं भाई शाफत भाई, क्योंकि जो भी बताते हैं हम तो सीखते हैं उससे। अच्छा अच्छा। ये तो ये स्पष्ट कर चुके कि शिया समुदाय को पूरी तरह से इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कि इस नशरी, इस्माइली, जैदी जैसे लोग हैं, उनकी तो बात नहीं हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है। सुन्नी, हनफी, देवबंदी, बरेलनी, अहमैया जो बात हो रही है, चलिए पसमानदाओं की बात हो रही है, लेकिन सवाल देखिए आज फिर वहीं खड़ा है। जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये देश में माहौल चल रहा है, या देश में जो स्थिति है, क्या अब एम फैक्टर पे नहीं जा रही है भाजपा? अच्छा। जा रही है? अगर जा रही है तो चलिए ठीक है, उसको स्पष्ट अभी कर देंगे आगे जब मौका मिलेगा तो। आप भी तो पीडीए पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो आ रहा हूं, मैं तो पूरी बात अपनी स्पष्ट कर लूं। बोल लीजिए। हम तो हमेशा से सबको लेकर के चलते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी देखिए दुविधा की बात क्या है। देखिए असली राजनीति गौरव भाई वो होती है जहां पे आप सामने वाले को उस स्थिति में लाके विवश कर दीजिए कि वो उस चीज को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाए जिसकी वो हमेशा से आलोचना और विरोध करता रहा है। आज भाजपा का इतिहास पलट दिया है समाजवादियों ने, कम से कम। ये वही भाजपा है ना जिसके नेताओं को बाकायदा नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वयं शब्दों से ये निर्देशित किया था कि मुस्लिम वर्ग के विरुद्ध बयानबाजी भाजपा नेता ना करे। क्या बात। जब इन्हीं के आईटी टीम ने बयानों को खंगालना शुरू किया गया तो 37 नेताओं को, भाजपा के 37 नेताओं को भड़काऊ भाषण, उसमें आपत्तिजनक शब्द, टिप्पणियों को लेकर के निर्देश जारी किए गए थे कि धर्म और धर्म से जुड़े हुए किसी भी विषय पे बात करने से पहले, मुस्लिम वर्ग या समुदाय से जुड़े किसी भी मसले पे टिप्पणी करने से पहले आप अनुमति लेंगे पार्टी से। अच्छा। तो ये तो देखिए, ये तो आज आप कम से कम इस चीज को स्वीकार करिए, और मुस्लिम समुदाय स्वीकार कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व और नीतियों ने कम से कम आज भाजपा को उस स्थान पे खड़ा कर दिया कि आज इनको मुस्लिमों को स्वीकार करना इनकी मजबूरी बन गई। वरना हमें तो वो बयान भी याद है, चाकू में धार तेज करने जैसे, फिर आर्थिक बहिष्कार करने जैसे, मुस्लिमों के बच्चों का एनकाउंटर करवाने जैसे कई ऐसे बयान इनके नेता आज भी हैं। लेकिन मैं एक चीज आज जरूर करना चाहूंगा, पसमानदाओं की बात हो रही है, विषय पसमानदा का है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल जो यात्रा निकलेगी उसमें जितने भाजपा के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, भाजपा उन सभी को एक मंच पे खड़ा करके सबसे पसमानदा समुदाय और मुस्लिम वर्ग से माफी तो मंगवाएगी ना। जी।
माफी तो मंगवाएगी ना, कि उनको कम से कम एक प्रायश्चित तो करना होगा ना। अच्छा। अब वो चाहे गंगा जल से करे, चाहे आबे जमजम से करे। अच्छा। मेरा तो ये कहना है कि प्रायश्चित बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात, विचार अच्छा। और डीएनए अच्छा। और सोच और मनोवृत्ति अच्छा। कभी नहीं बदलती। अच्छा, सांप लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है? भाई ये सांप डर लग रहा है कौन कि नहीं लग रहा? मैं तो डर लग कह रहा है रहा आपको नहीं लग रहा हूं, है? मैं तो कह रहा हूं, अगर आपके स्टूडियो में कहीं सांप दिखाई दे रहा हो तो भैया बुला लीजिए, इसी की पीड़ा है। बुला लीजिए पीड़ा भाई। है। मैं अब दीजिए, दवाई भी इसी दिलवा के दीजिए, दर्द पीड़ा की भी है, पीड़ा है। बगल में लोहिया रामन और लोहिया भी है। अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे शब्द भाजपा लेकर के आती है जिसका कोई तर्क नहीं है। अच्छा। पीड़ा है, सांप है, मतलब ये वही शब्द है। देखिए ये सारे एकदम समाज विरोधी शब्द हैं। अच्छा। और सबसे आश्चर्य लगता है ये देख करके कि ऐसे शब्दों से ये अपनी पार्टी की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है। तो विचार और मनोवृत्ति नहीं बदली है, ठीक। बस एक चोला ओढ़ लिया गया। ठीक है, ठीक है। जयराम भार्गव भाई, आपकी बात भी ले लें। आप भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं, तमाम वर्गों की बात करते रहते हैं। जातियां गिनाएंगे नहीं गिनाएंगे आज कि बीजेपी में इस जुड़ के पार्टी भूल से गए हैं? बिल्कुल। देखिए सुहेल, देखिए हाँ गौरव भाई जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबने संयमता से बैठने का काम किया और सुनने का काम किया। हाँ मैं सुनूंगा। हाँ इसके लिए साधुवाद। जी। भारत देश कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आज भारत देश जात प्रधान देश है। एक पार्टी बता दो जो जात के नाम पे वोट ना मांगती हो। तो हमारी, अगर हम पे ये लांछन लगाते हैं तो हम तो स्वीकार करते हैं, अच्छा। लेकिन ये लोग स्वीकार करें ना। हम तो डंके के चौक पे बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, सड़क में बोलते हैं, चौक चौराहे बोलते हैं। जी। 71 साल की आजादी में आज सभी लोग, हमारे समाजवादी भाई जी। कह रहे हम मुस्लिमों की बात करते हैं। जी। अच्छी बात है, कम से कम भाजपा के किसी बात से इनको याद तो आता है कि मुस्लिम समाज भी इसी प्रदेश में रहता है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में केवल मुस्लिम समाज का वोट लेकर समाजवादी पार्टी ने अच्छा। शासन सत्ता में कहीं उनकी नुमाइंदगी नहीं दी। मुसलमान समाज अपने आप को असहज तो महसूस कर रहा है अभी हिंदुओं का डर दिखा करके। अच्छा। कांग्रेस ने वोट लिया। अच्छा। कांग्रेस ने वोट लिया जी। वही काम सपा ने भाजपा का दिखा करके, उनका डर दिखा करके वोट लिया। जी। डर दिखा के वोट लिया, लेकिन उनके समाज को राजनीतिक शैक्षणिक भागीदारी के ऊपर चर्चा न उन्होंने किया न इन्होंने किया। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। भाई आज दयाराम भाई भी जातियां नहीं गिनवा रहे हैं, एनडीए में आके जिन जातियों की बात कर रहे हैं अभी इनको छोड़ दिया। जयराम भाई कुछ विवेक पाटिल कुछ बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है कुछ। मैं तो सिर्फ जी जी मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आज दयाराम भार्गव भाई जो हमारे आदरणीय हैं, हाँ। आज वो जातियां नहीं गिनवा रहे हैं। अच्छा। एनडीए में नहीं, आकर सर, के सर। जातियां भूल गए क्या? नहीं ऐसी बात नहीं सर, नहीं सर, सुनिए। गिरा देंगे, आपको याद आ रही वही है आ रहा तो हूँ। गिरा देंगे। मैं वही आ रहा हूँ। अरे जी, भैया जी। सुनिए, विवेक पांडे जी, ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। जी जी जी। गिरा दीजिए एक बार। जिनका विधानसभा में पूरा भर भर के उठे आपको नोट लिया, उनका नाम नहीं गिनाया। अच्छा। इसी प्रदेश में पहलिया है, कचार जाति है। हाँ। एक कचार जाति सुनिए, उस जाति की कहानी बताता हूँ। उनकी भी यात्रा निकली थी दयाराम भाई, यात्रा का हश्र याद होगा। गलत बात है, गलत बात है। देखो सुनिए सुनिए सुनिए। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि आपके माइक में थोड़ा डिस्टर्बेंस है भैया, उसको ठीक कर लीजिए जरा। दूसरी बात जी। एक कचार जाति है गौरव भाई, पूर्वांचल के 9 जिलों में हर विधानसभाओं में कम से कम 35,000, 25,000, 10,000 वोट है उसके। उस समाज का आज तक कोई ग्राम प्रधान नहीं बना, कचार जाति। अच्छा। उसकी स्थिति देख लीजिए राजनीतिक शैक्षणिक, यानी चमार जात का कोई अगर उसके यहाँ खाना खा लेता है हाँ। तो वो चमार के लोग समाज से बाइकाट कर देते हैं। इतनी स्थिति उसकी खराब है। जी। के भाई जी। आप 4 बार सरकार में इस जात का उद्धार क्यों नहीं किया? अच्छा। जब हम जाति का नाम गिराते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है। अच्छा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उस समाज के साथ खड़ी है जो 75 साल की आजादी में राजनीतिक शैक्षणिक नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं है, शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है, उनकी हक आवाज उठाती रहेगी। अच्छा। इसी के साथ में ये बात करते हैं जाति की। 4 बार तो सरकार रही समाजवादी पार्टी। अरे आप भी तो गठबंधन करके गए थे भाई, बुराई मत करिए भाई। क्या बात है, गठबंधन करके आप भी गए थे भाई। खूब हेलीकॉप्टर में घूमे भाई, मैंने देखा है। खूब हेलीकॉप्टर में घूमे, मैंने भी देखा है। माली मेरी बात सुन लीजिए, बंजारा, अराकर बंसी, ये तमाम हो जाती है। राजभर चौहान, बताइए कौन सी शासन सत्ता में आपने देने का काम किया? इसी तरह मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण, मसूरी, कसाई, चिकवा, कुरैशी,
सलमानी, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साई दर्जी, फकीर, हलाल, ये वो जातियां हैं। अगर इनको थाने चौकी में ढूंढ दो गौरव भाई तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है विवेक पांडे, दयाराम भाई सुनिए, दयाराम भाई सुन लीजिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इन जातियों को ढूंढ करके दयाराम भाई विवेक पांडे को पूछ रहे हैं आपसे, दयाराम भाई समाजवादी पार्टी विवेक पांडे को पूछ रहे हैं आपसे, विवेक पांडे को पूछ रहे हैं, विवेक भाई बोलिए। मैं आदरणीय दयाराम भार्गव भैया से एक सवाल पूछना चाहूंगा। भाई हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ आदरणीय लगा रहे थे, उसके ऊपर लपेट लेते हैं। नहीं आदरणीय, देखिए आदरणीय तो रहेंगे, वो हमारे संस्कार में है जी। नहीं, ये हमारे आदरणीय थे हैं और रहेंगे शुरू से। भाई जो भी यहाँ पे वरिष्ठ मुझसे बैठा है सभी आदरणीय है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि जितनी जातियां भैया ने गिनवा दी, कम से कम 15-16 जातियों का उल्लेख कर दिया, लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल भर और राजभर को ओबीसी कोटे से हटाकर एससी कोटे में ले जा रही है? लीजिए बाकी जातियां क्या, बाकी जातियां मैंने मतलब यह सवाल है, बाकी जातियों को ये लाभ क्यों नहीं? जातियों की राजनीति कर रहे हैं ना, पिछड़े वर्ग की राजनीति। सवाल का जवाब जी बोलिए गौरव भाई। मैं जवाब दे दूं, ज्यादा नहीं समझ। सामाजिक न्याय समिति मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने विवेक पांडे जी का। अच्छा धन्यवाद। कम से कम इन्होंने हाथ रखा जी। देखिए हर राजभर की वो राजनैतिक शैक्षणिक चेतना अच्छा अगर पूर्वांचल में चले जाए ना, इतनी दयनीय स्थिति है, वो एसटी में नहीं एससी में जाने के लायक है। इतना छुआछूत उनके साथ है। अब लीजिए। और जब यही बातें ओम प्रकाश राजभर सदन में नहीं थे, तब जब केवल सड़क पे रहते थे, जब हम लखनऊ के सदन में नहीं थे, तब उस समय सरकार में समाजवादी पार्टी थी, यही बात तो कहती रहती थी। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितनी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि राजभर को एसटी में शामिल करने का काम करिए। कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई जिलों में इनका सर्वेक्षण करा करके इसको जो है केंद्र में भेजने का प्रस्ताव बना रही है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस में जाने के बाद इनकी शैक्षणिक और दूसरी बात इसी तरह समाजवादी पार्टी ने एक गेम खेला था एसटी में डालने के लिए। 17 वो अनुसूचित जात में डालने का काम हो गया, लेकिन आज तक वो उनके बेटी चौकी में जगह नहीं। मैं देखिए सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा दयाराम भार्गव भैया से कि जब आदरणीय राजभर जी जाते हैं योगी जी से मिलने, तो केवल उनके दोनों सुपुत्र जाते हैं या बात तो आ जाए। आदरणीय दयाराम भार्गव भाई क्यों नहीं जाते हैं? इनको क्यों नहीं ले जाते हैं? भाई ये हमारे लिए अपमानित होने वाला विषय है कि हमारे बीच बैठा इतना प्रबुद्ध प्रवक्ता जो कि इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे केवल एक सीमित दायरे में काम किया जा रहा है। और नहीं आरोप नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल है। नहीं आग क्यों लगाऊंगा भाई? मैं कौन होता हूँ? कटोरा सोने का ये दे रहे हैं, मैं क्यों आग लगाऊंगा भाई? योगी जी अगर अपना सम्मान खो करके कटोरा स्वीकार कर रहे हैं तो हमें क्या आपत्ति है? चलिए ठीक है दयाराम भाई जल्दी बोलिए। देखिए हमारे विवेक पांडे भी राजभर समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनके समाज से एक और विधायक है, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए। अरे सुन रहा हूँ भैया, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? राजभर समाज, अरे सुनो। अरे सुन रहा हूँ भैया, मैं तो बोल ही नहीं रहा, आप ही मुझे डांट रहे। सुनो, राजभर समाज से समाजवादी पार्टी के विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा अकबरपुर विधानसभा से आते हैं। अच्छा। लेकिन राजभर समाज के सदन में नाम लेने में उनके मुंह पर जबान में ताला लग जाता है। विधायक कितने भी पूछ लीजिए, अगर विधायक सभा के समाजवादी पार्टी से निकासित कर दिया गया, विधायक ये भी पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, वो नाराज हो गए। ठीक है ना, ठीक है सुनिए सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर किसी समाज को, सुन लीजिए गौरव भाई, अगर किसी समाज को स्थान मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी के यही तो पूछा है। मैंने यही तो पूछा भाई, सुनिए उन्होंने यही तो पूछा। अरे सुनिए दयाराम भाई, उन्होंने यही तो पूछा है कि जब राजभर जी मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री से तो अपने पुत्रों को ले जाते हैं। सुभाषपा में और कोई नहीं है क्या जाने के लिए? प्रदेश अध्यक्ष होगा, प्रदेश उपाध्यक्ष होगा, महासचिव होगा। नाराज होगा जी। इसमें नाराज वाली क्या बात है? मैं तो बोल रहा हूँ कि आदरणीय दयाराम भार्गव भाई को ले जाते हैं, योग्य है। सुन तो लीजिए। लेकिन राम गोपाल चचा का जब कोर्ट कचहरी में थाने में जाना होता था तो धीरे से क्यों मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते भाई? चलिए ठीक है। अगर आप अपने समाज के यादों को बचाने के लिए जा रहे हैं और भर राजभर के लिए वो अपने स्थान दिलाने के लिए सवाल का जवाब ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जाइए, कह रहा हूँ जाइए, राजभर समाज को अगर, मेरे सुनिए विवेक भाई, क्या आप सहमत नहीं है भर राजभर को अनुसूचित जात में जाए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ भैया कि जो समाज, हाँ मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लीजिए।
जो पहला राजनीतिक दल है जो देखिए तरक्की उसे कहते हैं जो कि निचले पायदान से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ तो ऊपरी पायदान से निचले स्तर पे लाने को आप तरक्की कह रहे हैं। भाई पिछड़े वर्ग के समाज को आप एसटी कोटे में भाई केवल भर और राजभरी क्यों? आपने 15-16 जातियों का नाम ले लिया जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उसमें भर और राजभरी क्यों? क्योंकि राजभर जी की पार्टी है वो। अच्छा, राजभर जी केवल एक विशेष पिछड़ी जाति के विशेष समुदाय को केवल संदेश देना चाहते हैं। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, सामाजिक न्याय समिति अब कहां गई? सामाजिक न्याय समिति हो गया क्या लागू हो गया? गया? हो गया अगले टर्न पे सुन ली। हो गया हो गया। नहीं डिबेट का अंश ये होना चाहिए, उसका जवाब मिलता है। रात भर को केवल गुमराह करके वोट लिया। आप लीजिए, गुमराह कर दिया हमने गुमराह कर दिया। 6 में 3 विधायक हमारे ये खुद कहते हैं कि 6 विधायक कैसे हो गए? चलो ठीक है, गुमराह कर दिया। चलो ठीक है, हो गया। इनकी नीति को, इनका सामाजिक हो गया ऊर्जा आ गई। अरे दयाराम भैया बस हो गया। उनको शासन सत्ता में हासिल कराने के लिए हो गया उनको स्थान दे करके उनका वोट भाई जो भी है, लेकिन देखिए एक बात से मैं दयाराम भाई भैया के सहमत हूँ। जब मीटिंग से बाहर आए थे आदरणीय राजभर जी, उनके चेहरे के भाव देखे मुझे समझ। चलो ठीक है। अजरा मोमिन जी, मुद्दा थोड़ा भटक गया था, मुद्दे पे दोबारा आएंगे। भाई हो गया। पसमानदा प्रेम पे क्या बोलेंगे? बीजेपी की पसमानदा स्नेह यात्रा है। हो गया जरा भाई, हो गया चलिए हो गया। चलिए अजरा मोमिन जी बोलिए। अजरा मोमिन जी बहुत शुक्रिया गौरव भाई समय देने के लिए जी। और चर्चा तो आपकी भटकती चली गई, तो बहरहाल मैंने जो देखा जी। मुद्दा आपका है कि जो पीएम हमारे कर रहे हैं, पद यात्रा कर शुरू करेंगे, स्नेह यात्रा के रूप में पसमानदा के फेवर में करने जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है जी। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पसमानदा के इतने ही शुभचिंतक हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, यात्राएं कीजिए, लोगों को अपने में मिलाइए, ये अच्छी चीज है जी। लेकिन जो बिल्किस बानो थी वो भी तो पसमानदा समाज से ही आती थी। बिल्कुल। जरा भाजपा के प्रवक्ता महोदय मुझे इस बात का जवाब दे, क्या जो पसमानदा समाज से बिल्किस बानो जो महिला के साथ मल्टीपल गैंगरेप हुआ, उसके बलात्कारियों को जो रिहा कर दिया गया और सम्मान के साथ उन्हें संस्कारी बताया गया, उन्हें बहुत बड़ा पंडित बताया गया, तो ये बताइए वो भी तो पसमानदा समाज से आती है। तो मुझे भाजपा के प्रवक्ता महोदय से एक बात का पहले जवाब दे कि उस पसमानदा महिला के साथ क्या इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ है? बात बताएं, इंसाफ के साथ हुआ या नहीं हुआ है? पहला जवाब मुझे दिलवाइए, फिर मैं आगे इस बात पे बढ़ाती हूँ। ठीक है, पूछता हूँ। ठीक है, सवाल भाई बड़ा सवाल पूछा है। अजरा मोमिन ने बड़ा सवाल पूछा है। बिल्किस बानो कौन थी भाई? पसमानदा समाज से आती थी, उनका दर्द नहीं पता क्या आपको? सम्मान किया गया उनके, गलत किया। देखिए दर्द सबका बराबर होता है। अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। अगर पहले की बात करेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 13 अगस्त आने वाली है और 1980 याद करिए, ईद का दिन था और मुरादाबाद में लगभग 500 लोगों को ईदगाह के अंदर गोलियों से भून दिया गया। उस पर क्या ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग जोर डालेंगे, जो गठबंधन में कांग्रेस है उसको पीपी सिंह की सरकार थी। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? क्या मुजफ्फरनगर दंगे पर समाजवादी पार्टी के लोग माफी मांगेंगे? क्या 27 महीना आजम खान को जेल में रखने के बाद अखिलेश यादव मिलने नहीं गए, क्या उस पर वो आजम खान से माफी मांगेंगे? इसका जवाब दें, आप चूज कीजिए, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और सबका विकास की पार्टी है और सबका विकास की बात करती है, और जो मुस्लिम पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सवाल जवाब दीजिए। आज पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? इस बात का असर सपा बसपा और कांग्रेस और जो फतुआ गैंग है इसको हो रहा है कि ये मुसलमान पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों जा रहा है। इसलिए ये तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अगर मोदी जी ने रोका और मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो क्या मोदी जी ने गलत किया? नेताओं के हिम्मत नहीं है जो मुसलमानों के खिलाफ मंच पे बोलते। जवाब दीजिए सवाल भाई, वाले मामले में जवाब दीजिए भाई। सबका विकास की बात करती है। अगर आपके घर में भी बहन बेटियां हो तो जवाब दीजिए। हाँ, भटकाइए मत। यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। मैडम, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए, जब ये कहते थे कि लड़के जवान ऐसी घटनाएं करते रहते हैं, जिनको वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया उसका गिरफ्तार
उनका आप पीट रहे हैं ना, तो आपसे जवाब मैं पूछ रही हूँ। जब समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि लड़के युवा है, ऐसी घटनाएं कर देते हैं, सवाल करूंगी, जब बलात्कार के ऊपर इस तरह के बयान आते थे, जवाब दीजिए। आपने संस्कारी बताया है, बलात्कारियों को संस्कारी बताया है, जवाब दीजिए। फिर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जमीर अगर जिंदा है आपका तो जवाब दीजिए। अरे आप अपना जमीर जिंदा करिए, आप अपना जमीर जिंदा करिए। सवाल में जवाब दीजिए, जमीर जिंदा है आपका? हमारा जमीर जिंदा है। अच्छा, हमारा जमीर जिंदा है। मुसलमानों का जमीर जाग चुका है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में 24 के चुनाव में 38 सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी आएगी। और ये पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक सवाल लेता हूँ। चलिए अजरा मोमिन जी, अजरा मोमिन जी निर्लज प्रधानमंत्री दिया है, अजरा मोमिन जी प्लीज, अजरा जी प्लीज, अजरा जी मुख्यमंत्री दिया है। सवाल पूछता हूँ सबर भाई, अगर पसमानदा समाज आपके साथ जा रहा है, मुस्लिम वर्ग आपके साथ जा रहा है, तो 22 में समाजवादी पार्टी की बड़े फख्र की बात है। सुन लीजिए, तो ये 17 में सपा की महज 47 सीटें आई थी और 22 में 36% वोट के साथ 111 सीटें पहुंच गए। तो अगर ये समाज आपके साथ गया होता तो समाजवादी पार्टी की हालत और पतली होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर हालत अच्छी हो गई है, दोगुनी हो गई है 17 के प्रदर्शन से, और मजबूत विपक्ष की भूमिका मिल गई है। तो उन्होंने आपको वोट दिया कि इनको वोट दिया, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आप समझा दीजिए। देखिए ये नफरत जो हम भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। अरे इनके पास जवाब नहीं है, जवाब क्या देंगे? ये खाली धीरे धीरे अपने मुंह में मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं, अपने मुंह में मिट्ठू बनने का काम करते हैं। जनता जान रही है इनको, मुस्लिम समाज बहुत अच्छे से जान चुका है कि जो बंटवारे की राजनीति करने चले हैं ना, आपका ये कुछ चलने वाला है। आप महिलाओं के अपमान करने वाले लोग हैं। अरे यात्रा निकालने की इतनी शौक है, यात्रा कर लीजिए ना। चलिए निकालते रहिए, निकालते रहिए यात्रा। सुनील त्रिपाठी लेता हूँ, चलिए सुनील त्रिपाठी को लेता हूँ, सुनील त्रिपाठी को। चलिए ठीक है, निकालेंगे। हो गया। महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा दिया गया है। वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। शर्म आती है आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मंत्रियों के ऊपर और निर्लज प्रधानमंत्री पर, जिसके अंदर शर्म नहीं। चलिए हो गया मोमिन जी, हो गया सवाल भाई, हो गया। शर्म आती है। रोक दीजिए, उसका रोक दीजिए कि मुरादाबाद में 500 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जाइए पूछिए कांग्रेस के लोगों से, राहुल और प्रियंका से जवाब मांगिए। मणिपुर में क्या हो गया? मणिपुर में क्या हो गया। मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी घटनाएं होती हैं। आप उस पार्टी में हैं, मुझे लेट टाइम दिया तो मुझे मेरा वक्त दीजिए। चलिए हो गया सवाल भाई, हो गया सवाल हुसैन, हो गया भाई, अजरा मोमिन सवाल हुसैन हो गया, आप दोनों का हो गया। सुनील भाई बोलेंगे, ठीक है हो गया, ऊर्जा आ गई। चले मुझे पता है, मुझे मत बताइए, मुझे पता है कौन किसके साथ है। चले ठीक है, आज मुस्लिम पसमानदा की बात कर रहे हैं। इनके जो संघ के विचारक हैं, उन्होंने जो बंद लिखा है, जो उन्होंने लिखा है, सुनील भाई बोलेंगे, समय कम है। इस देश में खतरा बताया इन्होंने। इनके जो संघ के विचारक हैं, उन्होंने अजरा मोमिन हो गया। अजरा जी आप लगातार बोलेगी, खराब हो जाएगी, सवाल में डिबेट खत्म कर दूंगा। रोकिए इनको, रोकिए। हो गया आपके चैनल पे महिला सम्मान नहीं होता। बाजरा मोमिन की एक बात सामने नहीं आई, बाजरा मोमिन की एक बात सामने नहीं आई। आपको अलग से बोलना पड़ा है क्या? सम्मान नहीं कर पा रहे हैं आप। गोलियों से भून दिया गया, उसका इंसाफ कब मिलेगा? मैं तैयार, आपकी कोई बात के जवाब देना, आपकी सरकार इंसाफ ले लीजिए ना। एक महिला की आवाज बात आप नहीं आने दे रहा है। शाबाश भाई क्या बात है ये? अरे आपकी सरकार बयान ये क्या 2 साल से आपकी सरकार थी, के बड़े फेवर वाले करने वाले हो गए। कार्रवाई करने का दम नहीं, बैठ करके क्यों कटोरा पकड़ रहे हैं? चले हो गया, आप वो दर्द सवाल हो गया भाई, खराब मत करिए डिबेट। सवाल भाई प्लीज डिबेट खराब मत करिए। बिल्किस बानो से सुनील बोलेंगे, अजरा मोमिन प्लीज। उन जो अब आप ये बोलेंगे क्या? आप ये बोलेंगे क्या? कितने जाति मुझे बताइए। चले हो गया, खराब मत करिए। बहुत बड़ा दर्द था। हो गया, चले हो गया। सुनील त्रिपाठी बोलेंगे। गौरव जी, उस दर्द को समझ सकती है। चलिए बोलिए। ये मंच नहीं है भैया, डिबेट है थोड़ा सा। सुनील भाई बोलिए। गौरव जी, जी मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ दयाल आदमी को कि आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भूल गए, समाज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही। सवाल भाई हो गया, सवाल भाई बात आपकी चिल्लाहट बता रही है कि आप
तथ्यात्मक बात नहीं कर अजरा मोमिन जी, सकते। आप चुप हो जाइए चिल्लाए प्लीज। बता रही हैं। अजरा मोमिन जी, डिबेट खराब मत करिए प्लीज मेरी। मुझे पता है, ठीक हो गया। अरे उन 5 दलों चलिए, को ठीक है। इंसाफ कब मिलेगा? इनको म्यूट कर दिया जाए समाज भाई को। चलिए औरत की बोले सुनील भाई। गौरव जी, आपके लिए मात अभी दयाराम जी ने कहा जी। कि ये कृषि प्रधान देश था। बहुत सही बात कही आपने, अब जात प्रधान देश हो गया है। लेकिन मैं एक निवेदन साथ इनको अवगत कराना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर कह रहे हैं कि चमार जात के लोग, शायद आपको अतीत में याद दिलाना चाहूंगा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने बहन मायावती जी को इसी शब्दों से संबोधित किया था और उनके खिलाफ मुकदमा हो गया था जी। तो आप जो है किसी दलित का ऐसे मंच पर बैठ रखे अपमान मत कीजिए कि चमार या इस तरह से। इसके लिए आप क्षमा मांगिए चमार बिरादरी से, दलित बिरादरी से, कि आप वहीं के नेता हैं और उसके बाद उनको इस नाम से संबोधित करते हैं, जबकि इस पे रोक लगी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को आप चमार या उस नाम से नहीं संबोधित कर सकते हैं। जासूस शब्द में आता है, आप खिलाफ मुकदमा हो सकता है दयाराम जी, इसलिए सोच से बोलिए। करते नहीं करते। मेरी बात सुनिए, देखिए पहले बात सुन लीजिए। गौरव जी, अगर किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं। दूसरी बात सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। मेरा एक विचार ये है कि जो एक कचार जाती है उस एससी समाज से भी इतना निम्न है कि अगर वो उसके यहाँ खाना खा लेता है, स्पाई काट किया जाता है, उसकी वेदना मेरे दिल में है, पिया है। तो आप 9 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनको इस छुआछूत से, अप्रसन्नता से क्यों नहीं बचा पाए अभी तक दयाराम जी? आप तो मंत्री भी रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर ऐसा समाज में छुआछूत का जैसा माहौल कहीं है तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है दयाराम जी। और आपको तो आना चाहिए। और 9 साल में क्या किया? पत्रकार बोला सुन 9 साल में क्या किया आपने उस समाज के लिए? अरे भाई हम शासन सत्ता में थे, 4 बार आपसे, आपने किया नहीं, हमसे वो पूछ रहे हो। अरे आपने मैं कभी सत्ता में नहीं रहा, अगर सत्ता में कहीं ईश्वर ने मौका दिया तो दलितों के लिए वो काम करूंगा। इतिहास देखेगा, लेकिन मुझे तो परमात्मा ने खाली बोलने मौका दिया, करने मौका नहीं दिया दयाराम जी। समाज के लिए क्या किया? विवेक पांडे जी बंजारा के लिए क्या किया? मैं जात की बात नहीं, मैं मानव जाति कल्याण की बात करता हूँ। मानव जात सब आप मैं मानव जाति कल्याण का लेके चल रहा हूँ। कम से कम से जोड़ने का काम नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते किया पंचायत चुनाव में। विवेक भाई अरे पहली बात तो मैं बोल ही नहीं रहा था, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बोले थे, आपको उनका जवाब देना था। फिर मैं बता रहा हूँ दर्द है समाजवादी पार्टी का। अरे सुन तो लीजिए, हमें दर्द इसलिए है कि जिस जाति के लोगों को आपके शासनकाल में, 4 बार की शासनकाल में, आखिर इन जातियों का उद्धार क्यों नहीं हुआ? हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा हम सरकार में थे, हमारी सरकार की, हम सरकार बनी थी, विधायक हमारी सरकार थी। चले ठीक है। अरे भाई सुनिए ना, सुनो। विवेक पांडे जी स्वयं भारतीय समाज पार्टी का सरकार बना दीजिए, आगे पिछड़ा दलितों का हक अधिकार दे देंगे। चैनल पे मर्यादा स्वयं भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनवा दीजिए। स्वयं भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, आगे पिछड़ा दलितों माइनॉरिटी को हम हिस्सा अधिकार देने का काम करेंगे। मानव जाति कल्याण की बात कीजिए, जाति की बात कीजिए। चल ठीक है दयाराम भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, जात के नाम पे वोट मांगते हो, जात के नाम पे विधायक बनाते हो, जात के नाम पे सांसद बनाते हो, जात के नाम पे जो है थाना चौकी इंचार्ज बनाते हो, जात के नाम डीएम एसडीएम बनाते हो, हमसे वो बात करते हो जात के नाम पे, हमसे थप्पा लगाते हो, खुद मलाई खाते हो, हम बात करते हैं पेट में दर्द होता है, गलत बात है। अरे अब हम क्या करें? आप जाकर के भाजपा के लोगों को जूते मारने की बात करते हैं, आपके नेता गाली माँ बहन की देते हैं, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। वो तो आपके नेता के शब्द थे। अब आप काम करने की जगह गालियां दीजिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अब लागू होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? आपने दलित पिछड़ों को बेचने का काम किया, उनके विश्वास को बेचने का काम किया। केवल बाप बेटे जाकर के मुख्यमंत्री से मिलाते हैं। दयाराम भार्गव क्यों नहीं गई, ये बताइए मुझे आप। इसका जवाब दयाराम भार्गव क्या योग्य नहीं रखते? दयाराम भार्गव क्या योग्यता नहीं रखते मुख्यमंत्री से मिलने की? बस एक जवाब दे दीजिए। मैंने एक सवाल पूछा गौरव भाई, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। दयाराम भार्गव क्या मुख्यमंत्री के सामने बैठने की योग्यता नहीं रखते हैं? सीधी बात, सीधा सवाल सीधा जवाब। दयाराम भार्गव क्या मुख्यमंत्री के सामने बैठने की योग्यता नहीं रखते? केवल ओम प्रकाश राजभर और उनके परिवार के लोग क्यों गए मिलने के लिए, बताइए मुझे। जवाब ही दे रहे। अरे तो आपको किसने रोका है भाई? गठबंधन आप करने आए थे स्वेच्छा से गठबंधन किया, स्वेच्छा से विदाई मांगी तो विदाईनामा भी दे दिया, और क्या चाहिए?
बताइए। की सरकार में लेकिन भाजपा के सामने आज जो आपने संकल्प रखा होगा, मैं तो पूछा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे या नहीं करेंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बीपी की दवाई दीजिए भाई, बताइए हमको, बीपी की दवाई दीजिए भाई। जयराम भाई ऊर्जा कंट्रोल करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी या नहीं होगी? क्या ओम प्रकाश राजभर अपने शब्द के लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? पिछले बयानों के लिए क्या ओम प्रकाश राजभर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? जिस तरह से राजनीतिक शिष्टाचार अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था मंचों से खड़े होकर के, क्या आज ओम प्रकाश राजभर शर्मिंदा है? बताइए। किसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। जयराम भाई अपने हो गया आपने त्याग किया तो आपका कोई राजनीति का आप सभी का इस कार्यक्रम जुड़ने को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। तो यहाँ पर तमाम तरह की चर्चा हुई। जिस तरह से विवेक पांडे ने यहाँ पर दयाराम भार्गव से पूछा कि केवल मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास दोनों बेटों के साथ क्यों जाते हैं, क्या और लोग नेता नहीं है? तमाम तरह की चर्चाएं रही और मुस्लिम वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पसमानदा इसमें यात्रा की बात भी यहाँ पर हुई। पर यहाँ पर जब भी बात मुसलमानों की होती है, मुस्लिम वर्ग की होती है, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाते हैं। इस वर्ग के लिए किसने क्या किया है ये वर्ग भी जानता है, जो कि आज भी कई प्रतिशत साक्षर नहीं है। आज भी तमाम लोग, तमाम जो संख्या है उनकी, वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो नहीं जीनी चाहिए। आज भी विकास की मुख्य धारा का अर्थ ये वर्ग जानता ही नहीं है। आज भी इस समाज में निरक्षरता घर करके बैठी हुई है। तो अगर हम इसको विकास की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं तो जो तमाम प्रश्न है उनका समाधान कौन करेगा? सभी इस वर्ग को अपने पाले में करना चाहते हैं क्योंकि इस वर्ग का वोट परसेंट 20% के लगभग है। किंग मेकिंग की भूमिका में भी रहता है और तमाम जगहों पर इस कदर आबादी में है कि वहां पर निश्चय करता है कि कौन विधायक बनेगा और कौन सांसद बनेगा। तो जब इस वोट वर्ग की सबको इतनी चिंता है तो इस वोट वर्ग के लिए काम कब करना शुरू करेंगे? ये सवाल बीजेपी से भी है, सपा से भी है और अन्य पार्टियों से भी है, कांग्रेस से भी है, जिसका ये वोट बैंक परंपरागत मानता जाता रहा है बहुत पहले, जब कांग्रेस 10 को राज करती थी हमारे देश पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस वर्ग का है कौन? पसमानदा हो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, वर्ग तो एक ही है। और जो इस वर्ग के विकास की बात करेगा, जो इस वर्ग के साथ आने की बात करेगा, जो इस वर्ग को आगे ले जाने की बात करेगा, सही मायनों में वही इस वर्ग का सच्चा हितैषी है। यहाँ पर चर्चाएं हैं, यात्राएं भी निकलती रहेंगी, सम्मेलन भी होते रहेंगे। अब इस वर्ग को तय करना है कि उनका सच्चा हितैषी कौन है। केवल बयान देने वाला, केवल यात्रा निकालने वाला, केवल सम्मेलन करने वाला, या केवल वो जो इनके लिए संघर्ष करता है। और मेरे ख्याल से ये वर्ग समझता है कि जो इनके लिए संघर्ष करेगा वही इनका सच्चा हितैषी है, कि संघर्ष करने वाला ही आपका साथी है, बाकी सब स्वार्थी है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।